द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब इसका इंट्रोडक्शन। द ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन इज इन्फोर्समेंट ऑफ सम राइट और लाइबिलिटी विच इनवेरिएबली डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फैक्ट्स. Law of evidence is a system of rules for ascertaining the controverted questions of facts in judicial inquiries. Law of evidence bears the same relation to a judicial investigation as logical to a reasoning. Law of evidence is basically procedural, adjective, and does not affect substantive rights of the parties. However, it has overtones of substantive law. For example, the law of estoppel can defeat a man's right. तो ये एक तरीके से सब्सटेंटिव चीज़ हो गई एविडेंस में. ऑब्जेक्ट हर जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन का क्या होता है? इन्फोर्समेंट कोई राइट का है, लाइबिलिटी का, जो कि इनवेरिएबली सर्टेन फैक्ट्स पे डिपेंड करती है. तो जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो एक सिस्टम ऑफ रूल्स है जो किस लिए है? एसर्टेन करने के लिए कॉन्ट्रोवर्टेड क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट्स इन जुडिशियल इंक्वायरीज. ये है. The word evidence is derived from Latin word evident or evidere, which means to show clearly, to discover clearly, to ascertain, to prove. Latin word evident या evidere से described है, जिसका मतलब होता है show करना clearly, discover करना clearly, to ascertain करना, prove करना. The object of rules of evidence is to help the courts to ascertain the truth, to prevent protracted long inquiries, to avoid confusion in minds of judges which may result from admission of evidence in excess. Thus, Indian Evidence Act 1872 was passed with main object of preventing indiscipline in admission of evidence by enacting correct and uniform rule of process. तो easy है. ऑब्जेक्ट एविडेंस का ये है कि सर्टेन कि लंबा प्रोट्रैक्टेड लंबी इंक्वायरी, कन्फ्यूजन, इतने सारे एविडेंस किस किस से आ जा रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या लें, उसे दूर करना और कोर्ट को हेल्प करना कि ट्रूथ को एसर्टेन करने में मदद करे और जो एविडेंस एक्सेस में आ जा रहा है उसको कंट्रोल करा जाए. अब 3 मेन प्रिंसिपल्स विच अंडरलाई लॉज ऑफ एविडेंस. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए. लॉ ऑफ एविडेंस के 3 मेन प्रिंसिपल हैं. एविडेंस में मस्ट बी कन्फाइंड टू मैटर इन इशू. एविडेंस हमेशा मैटर इन इशू पे कन्फाइंड होना चाहिए. हियर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड. हियर से एविडेंस एडमिट नहीं होना चाहिए. द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस. और हर केस में बेस्ट एविडेंस ही दिया जाना चाहिए. ठीक है. 3 रूल्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं एविडेंस लॉ के? पहला, हर एविडेंस मैटर इन इशू पे कन्फाइन होना चाहिए, मतलब हर किसी फालतू चीज़ पे एविडेंस नहीं दिया जाना चाहिए. हियर से एविडेंस एडमिट नहीं किया जाना चाहिए. पर इसके एक्सेप्शन है, जैसे इसके एक्सेप्शंस में हो गए एडमिशन, कन्फेशन, रेस्ट जस्टे, डाइंग डिक्लेरेशन. पर बाकी हियर से एविडेंस एडमिट नहीं किया जाना चाहिए. फिर थर्ड, बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस. हर केस में बेस्ट एविडेंस दिया जाना चाहिए. मतलब अगर वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट वगैरह वो है तो उसका सेकेंडरी एविडेंस रोक देता है इंडियन एविडेंस एक्ट. A judge cannot absolutely rely on rules of evidence. No rule of evidence can guide the judge on the fundamental question of whether evidence as to a relevant fact should be believed or not, and if believed, what inference to be drawn from it as to the main fact. Again, the rules of evidence are not rules of logic. Rules of evidence are artificial. The best guide of judge on a question is his own common sense and experience of human nature. Rules of evidence, पहली बात, लॉजिक के रूल्स नहीं है. रूल्स ऑफ एविडेंस आर्टिफिशियली क्रिएटेड है. तो इधर जुडिशियल माइंड की भी ज़रूरत रहती है. स्कीम ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. इंडियन एविडेंस एक्ट 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला तो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, जिसमें चैप्टर 1 कंटेन कर रहा है सेक्शन 1 से 4 जो डील करते हैं प्रिलिमिनरी पॉइंट्स से. चैप्टर 2 डील करता है कौन से फैक्ट्स
मे और कौन से मे नॉट बी प्रूव्ड, सेक्शन 5 to 55। मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है इंडियन एविडेंस एक्ट, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, मोड ऑफ प्रूफ और प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। इस तरह पहले याद करो, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, मोड ऑफ प्रूफ, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स में क्या है, चैप्टर 1 जो सेक्शन 1 से 4 जो प्रिलिमिनरी पॉइंट्स हैं, चैप्टर 2 जो 5 to 55 है जिसमें ये बताया जाता है व्हाट फैक्ट्स मे एंड मे नॉट बी प्रूव्ड। फिर मोड ऑफ प्रूफ में क्या है, 3 से चैप्टर 6 तक जो डील्स करते हैं कैसे रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव किया जाना है। थर्ड, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, चैप्टर 7 से 11 डील करता है किसके द्वारा और किस मैनर में एविडेंस को प्रूव किया जाना है, सेक्शन 101 से 167। ठीक है, चैप्टर 7 से 11 डील करता है किसके द्वारा और किस मैनर में एविडेंस प्रूव किया जाना है, ये सेक्शन 101 से 167 है। अब आ गया पार्ट 1, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 से 4। सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो है वो एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया पे, एक्सेप्ट नहीं, अब होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और अप्लाई होता है हर जुडिशियल प्रोसीडिंग पे, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट, और कोर्ट मार्शियल पे भी अप्लाई होता है। एक्सेप्ट कहाँ अप्लाई नहीं होता है, आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934 और एयरफोर्स एक्ट, इसमें जो कोर्ट मार्शल हुए इधर ही अप्लाई नहीं होता, बाकी अप्लाई होता है सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग पे जो किसी भी कोर्ट के सामने हो रही है, कोर्ट मार्शल पे भी। और ये कहाँ अप्लाई नहीं होता है, एफिडेविट्स पे अप्लाई नहीं होता है जो प्रेजेंट की गई है किसी भी कोर्ट को या ऑफिसर को। ना ही ये प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होता है जो किसी आर्बिट्रेटर के सामने हो रही है, और ये फोर्स में आएगा 1 सितंबर 1872 को। ठीक है, एफिडेविट पे अप्लाई नहीं होता, आर्बिट्रेटर पे अप्लाई नहीं होता, कोर्ट मार्शल जो हो रहे हैं, आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, इन पे अप्लाई नहीं होता। ये फोर्स में कब आ रहा है, 1 सितंबर 1872 को। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, Section 1 provides for applicability of Indian Evidence Act. The Act applies applicability of Indian Evidence Act 1872. Section 1 provides for applicability of Indian Evidence Act. The Act applies to judicial inquiries only and not an administrative inquiry. An inquiry is judicial if the object of it is to determine jural relation between the parties. A judicial proceeding is one in course of which evidence is or may be legally taken on oath, सेक्शन 2I CRPC। सेक्शन 1 प्रोवाइड करता है इंडियन एविडेंस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी की। ये एक्ट अप्लाई होता है केवल जुडिशियल इंक्वायरीज पे और एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी पे अप्लाई नहीं होता। इंक्वायरी जुडिशियल तब होती है जब उसका ऑब्जेक्ट होता है डिटरमाइन करना पार्टीज़ के बीच के ज्यूरियल रिलेशन को। जुडिशियल प्रोसीडिंग वो होती है जिसके कोर्स में एविडेंस या तो लिया जाता है ओथ पे या फिर लिया जा सकता है लीगली ओथ पे। और ये कहाँ पे डिफाइंड है ऐसी जुडिशियल प्रोसीडिंग, 2I CRPC में। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग भी जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है लेकिन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती। प्रोसीडिंग अंडर इनकम टैक्स एक्ट भी जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती। But the proceeding before industrial tribunal has been held to be judicial proceeding. But proceedings before industrial tribunal has been held to be judicial proceeding. The act does not apply to affidavits because deponent's assertion of facts on basis of his personal knowledge does not constitute evidence. ठीक है, एक्ट एफिडेविट्स पे अप्लाई नहीं होता क्योंकि डिपोनेंट का असर्शन करना फैक्ट्स का उसके पर्सनल नॉलेज के बेसिस पे एविडेंस कंस्टिट्यूट नहीं करता। एक एफिडेविट हाउएवर इज यूज्ड एज मोड ऑफ प्रूफ। एफिडेविट हाउएवर प्रूफ के मोड की तरह यूज़ की जा सकती है। इट कैन बिकम एविडेंस ओनली बाय कंसेंट ऑफ द पार्टी और इफ स्पेसिफिकली ऑथोराइज्ड बाय एनी प्रोविजंस ऑफ लॉ विज ऑर्डर 19 CPC, सेक्शन 295 to 297 CRPC।
Further, arbitrators have to follow principles of natural justice and not rules of evidence. And also, Evidence Act has no application to inquiries conducted by tribunals. Even though they may be judicial in character, such tribunals follow the rules of natural justice. तो ट्रिब्यूनल्स और आर्बिट्रेटर्स जो हैं ये एविडेंस एक्ट नहीं फॉलो करते हैं, ये रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करते हैं. लैक्स फोरी. Law of evidence is the lex fori, i.e. law of the forum or court in which a case is tried. Law of place of the action. ठीक है. लॉ ऑफ एविडेंस लेक्स फोरी है, मतलब लॉ ऑफ फोरम और कोर्ट उस जगह का लॉ जहाँ पर केस लॉ उस लॉ का उस प्लेस का लॉ जहाँ पर एक्शन है, यानी जहाँ पर केस ट्राई हो रहा है. तो मतलब मान लो अगर क्राइम हुआ है बाहर अमेरिका में भी, तो लॉ ऑफ एविडेंस चूंकि लेक्स फोरी है, तो अगर वो इंडिया में ट्राई हो रहा है तो भले ही वो बाहर एविडेंस मतलब क्राइम हुआ है तो एविडेंस लिया जाएगा इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार, क्योंकि वो लेक्स फोरी है. Whether a witness is competent or not, whether certain evidence proves a fact or not, that is to be determined by the law of the country where the question arises, where the remedy is sought to be enforced, and where the court sits to enforce it. Where evidence is taken in one country in aid of a suit or action proceeding in another country, either on ordinary commission or with assistance of local courts, the law applicable to recording of evidence would be law prevailing in the country where proceeding is going on. Section 2, Repeal of Enactment. Section 2(1) repealed all rules of evidence which are not contained in any statute, act or regulation in force in any part of British India before passing of the Indian Evidence Act. The rules of evidence were governed by rules of English common law, Hindu and Mohammedan law, and rules of equity, justice and good conscience. Section 2(1) repealed all those rules of evidence. The Act a complete code. ठीक है. अब इंडियन एविडेंस एक्ट एग्जॉस्टिव है. इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 is mainly based on English law of evidence. The act consolidates, defines and amends the law of evidence. The act, however, is not exhaustive. It does not purport to contain all rules of evidence. एक्ट कंप्लीट कोड है पर ये पूरी तरह एग्जॉस्टिव नहीं है, पहले गलत बोल दिया. इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 मेनली इंग्लिश लॉ ऑफ एविडेंस पे बेस्ड है. एक्ट कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट वर्ड तो यूज़ है यानी इसके प्रियम्बल में, डिफाइन करता है और अमेंड करता है लॉ ऑफ एविडेंस. एक्ट हाउएवर एग्जॉस्टिव नहीं है और ये परपर्ट भी नहीं करता कि ये कंटेन करता है हर रूल ऑफ एविडेंस. फॉर द इंटरप्रिटेशन of the sections of the act, court can look into relevant English common law. अब इस एक्ट के सेक्शंस की इंटरप्रिटेशन के लिए कोर्ट लुक इनटू कर सकते हैं रेलेवेंट इंग्लिश कॉमन लॉ पे. हाउएवर कोर्ट कैनॉट इम्पोर्ट एनी प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ विच इज़ इनकन्सिस्टेंट विथ वॉट इज़ लेड डाउन बाय द एक्ट. ठीक है. अगर कुछ ऐसा कोई इंग्लिश लॉ से प्रिंसिपल नहीं उठा के ला सकते जो यहाँ के लिखे हुए एविडेंस एक्ट के प्रोविजन से इनकन्सिस्टेंट हो रहा. लॉ ऑफ एविडेंस इज कंटेन्ड इन एविडेंस एक्ट एंड इन अदर एक्ट्स एंड स्टैट्यूट्स विच मेक स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑन मैटर्स ऑफ एविडेंस विज ऑर्डर 26 CPC, सेक्शन 291 से 292 CRPC, 59 and 123 TP एक्ट. लॉ ऑफ एविडेंस कंटेन किया गया एविडेंस एक्ट में और दूसरे एक्ट्स में भी कंटेन किया गया जो स्पेसिफिक प्रोसीजर बताते हैं, प्रोविज़न देते हैं एविडेंस के मैटर्स से, जैसे कि ऑर्डर 26 CPC का, 291 से 292 CRPC का. 291 से 292 CRPC क्या है अभी देखते हैं. तो CRPC का 291 है डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेस, 292 है एविडेंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ मिंट. तो ये कुछ प्रोविज़न एविडेंस के प्रोसीजर से रिलेटेड CRPC में भी दिए हुए हैं. इट मे बी नोटेड दैट द एविडेंस एक्ट डील्स विद पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ एविडेंस and is a special law. Hence, no rule about relevancy of evidence contained in Evidence Act is affected by provisions in CRPC or any other enactment unless it is so specifically stated in the court or it has been repealed or annulled by another statute.
तो ये नोट किया जाना चाहिए कि एविडेंस एक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ एविडेंस से डील करता है, तो ये स्पेशल लॉ हो गया। तो जो भी बातें जो जनरल लॉज में जैसे कि सीआरपीसी सीपीसी में दी गई है वो एविडेंस एक्ट पे नहीं इफेक्ट करेगी, एविडेंस एक्ट प्रिवेल कर जाएगा जब तक कि एविडेंस एक्ट में ही ये ऐसा स्पेसिफिकली स्टेट ना हो या फिर वो रिपेल या अनल नहीं किया गया हो। एविडेंस जो एक्सक्लूड कर दिया गया है एविडेंस एक्ट द्वारा वो इनएडमिसिबल है, भले ही वो सीम होता है एसेंशियल ट्रूथ के असर्टेनमेंट के लिए। फर्दर पार्टीज कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट देमसेल्फ आउट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। Likewise, a court cannot on ground of public policy exclude evidence relevant under this act। तो कोर्ट जो है पब्लिक पॉलिसी के ग्राउंड पे एक्सक्लूड भी नहीं कर सकता कोई एविडेंस जो कि रेलेवेंट है इस एक्ट के अंदर, और कोई पार्टीज अपने आप का कॉन्ट्रैक्ट करके भी ये नहीं कर सकती कि इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविज़न हम अप्लाई नहीं करेंगे। सेक्शन 3 से अगले वीडियो में।